हेलो एवरीवन, वेलकम टू उद्धारशाला। हमारी मैनेजमेंट अप्रोचेस एंड थ्योरीज की जो ये सीरीज चल रही है उसकी आज ये 6th और लास्ट वीडियो है। आज हम अपनी सभी अप्रोचेस को कंप्लीट कर लेंगे। हमारी मॉडर्न अप्रोचेस बची हुई है तीनों में से। इससे पहले हम आज की ये क्लास अपना ये सेशन स्टार्ट करें, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर कोई आपको डाउट है या इशू है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। फ्यूचर में सभी हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न अप्रोचेस को। और मॉडर्न अप्रोचेस के बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में हमने डिटेल में अपनी तीनों अप्रोचेस के बारे में बात करी थी, तो एक बार आप उसको रेफर कर लीजिएगा फर्स्ट वीडियो को। थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं यहाँ पर भी दे दूंगा एक मॉडर्न अप्रोचेस का भी स्टार्टिंग में। और उसके बाद हम इन अप्रोचेस के अंदर आने वाले अपनी तीनों जो थ्योरीज या अप्रोचेस हैं जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, क्वांटिटेटिव, सिस्टम एंड कंटिजेंसी, इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न अप्रोचेस की अगर बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये लेट 1950s या अर्ली 60s के दौरान ये डेवलप होने शुरू हुई थी और प्रोफाउंड करी गई। उसके बाद इसमें और मॉडिफिकेशंस आए और टाइम टू टाइम एड ऑन्स इनमें होते गए जो आज तक कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। आज तक इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए मॉडर्न है। क्योंकि ये जैसे हम आगे इसकी थर्ड कंटिजेंसी अप्रोच में पढ़ेंगे कि ये सब सिचुएशनल बेस्ड है। तो सिचुएशंस हर एरा में चेंज हो रही हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन वाइज चेंज हो रही है, हर ईयर, हर पर्टिकुलर आप कह सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स या अलग अलग साइकोलॉजिकल, डेमोग्राफिक या जोग्राफिकल, पॉलिटिकल हर तरीके के सिचुएशंस में ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मॉडर्न अप्रोचेस में रेगुलर बेसिस पे चेंजेस आ रहे हैं और ये डेवलप हो रही हैं। और इसका एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स जो ये है वो ये भी है कि डायनेमिक प्रोसेस या डायनेमिक अपने अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करता है, जिसका मतलब होता है कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, तो ये अप्रोच क्या है? अगर हम बात करें मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच की, ये न्यूएस्ट अप्रोच है और ये इम्प्रूवमेंट है दोनों ही प्रायर जो हमारी अप्रोचेस थी उनका, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट, इन दोनों का ही। इसके अंदर हम या इसके हम कह सकते हैं कि तीन पिलर्स भी हैं और यही तीन पिलर्स, यही तीन अप्रोचेस को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहली क्वांटिटेटिव होगी, सिस्टम होगी और कंटिजेंसी होगी। तो जैसे कि बात करें मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी किस चीज पे फोकस करती है? इट कंप्लीटली फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ईच फैक्टर ऑफ वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जब हम क्लासिकल अप्रोचेस की बात करते हैं तो क्लासिकल अप्रोचेस सिर्फ एफिशिएंसी के ऊपर ध्यान देती है, उसका फोकस सिर्फ एफिशिएंसी के ऊपर रहता है। फिर उसके बाद नियो क्लासिकल आई। नियो क्लासिकल का सारा फोकस सिर्फ सोशल पे रहा। ठीक है, सोशल एस्पेक्ट पे। और सोशल एस्पेक्ट में आप कह सकते हैं एम्प्लॉय प्लस ऑर्गेनाइजेशन दोनों आती है। ठीक है, तो इस पे इसका ध्यान रखा। मॉडर्न ने क्या काम करा? मॉडर्न अप्रोचेस को जब आया या डेवलप करनी शुरू करी, इन दोनों ही अप्रोचेस का एक कॉम्बिनेशन फॉर्म लेके आई है। ठीक है, ये दोनों ही चीज को आपके सामने रिप्रेजेंट करती है। तो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी क्या बताती है? इट एम्फसाइजिंग द यूज ऑफ सिस्टमेटिक मैथमेटिकल टेक्निक इन दिस सिस्टम with analyzing and understanding the interrelationship of management and workers। तो यहाँ पर मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच का इंटर रिलेशनशिप को समझने के लिए, डेवलप करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर आप किन चीजों का सहारा लेते हैं? आप सिस्टमेटिक मैथमेटिक टेक्निक्स का सहारा लेते हैं, आप ऑपरेशन मैनेजमेंट का सहारा लेते हैं, आप डिफरेंट टेक्निकल मेथड्स का सहारा लेते हैं। तो ये मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी आपको ये डिलीवर करती है। अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसकी तीनों अप्रोचेस को, और एक एक करके इसके अप्रोचेस के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी। अच्छा, बिफोर हम इसकी क्वांटिटेटिव अप्रोच के ऊपर जाते हैं, एक बार थोड़ा सा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, तो आपको एक कंप्लीट इसका ओवरव्यू मिल जाएगा, एक रिवीजन हो जाएगा आपका, और आज हमारी थ्योरी का ये बेस स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की जब बात करते हैं तो इसकी सबसे पहले आती है सिस्टम अप्रोच है। ठीक है, क्या कहता है मॉडर्न मैनेजमेंट जो है, ये इसका एक थ्योरी जो सिस्टम थ्योरी भी है। आप देखेंगे ये सिस्टम क्या चीज होती है? सिस्टम होता है आपका 5 एलिमेंट से बनकर। किन से? सॉरी, 5 एलिमेंट से बनकर आपका ये सिस्टम फॉर्म होता है।
ठीक है, वो कौन कौन से 5 एलिमेंट्स होते हैं? वो होते हैं हमारे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक एंड एनवायरनमेंट। इन 5 से मिलकर बनता है। ठीक है, अब ये 5 जो हैं, इन 5 में से 4 जो है वो फोकस करता है प्रोडक्शन के ऊपर। किस चीज पर फोकस करता है? प्रोडक्शन के ऊपर, राइट। देन उसके बारे में हम बात करते हैं कि जब ये 5 हमारे वर्क करते हैं और ये इन्फ्लुएंस होते हैं किससे? फिफ्थ वन से। फिफ्थ वन कौन सा है आपका? एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट हमने याद हो तो, अगर आपने कहीं पढ़ा हो, पेस्ट के तौर पे हम इसको पढ़ते हैं या जानते हैं। पेस्ट क्या चीज होती है? ये हमारे टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट्स आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल, ये 5 आपके एनवायरमेंट है जो इफेक्ट डालते हैं आपके 5 एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम पे। और सिस्टम अप्रोच यही कहता है कि किस तरीके से आप इन सब एनवायरमेंट का इफेक्ट अपने प्रोडक्शन सिस्टम पे देखते हैं और एक इफेक्टिव प्रोडक्शन सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के तौर पे समझाऊं तो इस तरीके से इसे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास क्या होता है? इनपुट होता है जो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगाते हैं। ठीक है, ये इनपुट को आप क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं, राइट। इसे प्रोसेस करने के बाद आपके पास रिजल्ट के तौर पे क्या निकल के आता है? आउटपुट। और इस आउटपुट से आपको क्या जनरेट होता है? फीडबैक, जो आपको अपने इस प्रोसेस को रिवाइज करने में हेल्प करता है। ठीक, फीडबैक। अब ये जो आपका पूरा प्रोसेस है, सर्कल है, ये सिस्टम को डेवलप करने का, ये इफेक्ट होता है आपके फिफ्थ एलिमेंट से, एनवायरमेंट से। अब एनवायरमेंट मैंने आपको बताया ना 5 तरीके के। पेस्ट, चलिए, आई होप समझ में आया होगा। चलिए, सेकंड, डायनामिक। भाई देखिए, डायनामिक की जब हम बात करते हैं, हमारी जो एनवायरमेंट है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे जो फैक्टर्स हैं, अब वो फैक्टर्स इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही है। ठीक है, ये कीप ऑन चेंजिंग है। डायनामिक का मतलब होता है चेंज। ठीक है, ये हमेशा चेंज होता रहता है एनवायरमेंट, और आपको इस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, और चेंज किस चीज को रेफर करता है? सिचुएशन बेस्ड होता है। चेंज जो है सिचुएशन बेस्ड होता है। जैसी सिचुएशन होगा वैसे ही चेंज होगा और वैसे ही आपको डिसीजंस उसके अकॉर्डिंग लेने पड़ेंगे। तो यहाँ क्या कहा जाता है कि मॉडर्न अप्रोचेस क्या है? इतनी फ्लेक्सिबल हैं कि वो किसी भी सिचुएशन को इजीली अडेप्ट कर सकती हैं। ठीक, यहाँ पर रिजिडनेस नहीं चलती। क्या नहीं चलती? रिजिडनेस। ये रिजिड का मतलब होता है अकड़े होना, अकड़ जाना। तो यहाँ पर आप बिल्कुल सख्त अकड़े होके काम नहीं हो सकता, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढालना पड़ेगा। नेक्स्ट, मल्टी लेवल एंड मल्टी डायमेंशन। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में हम जानते हैं बहुत सारे हमारे डायमेंशंस होते हैं, बहुत सारे हमारे लेवल होते हैं। तो हम मेजर जैसे 3 की बात करते हैं, टॉप, मिडिल और बॉटम लेवल मैनेजमेंट। इसमें अलग अलग टाइप के आप लेवल्स पे अलग अलग तरीके के सिचुएशंस में अलग अलग तरीके के काम को परफॉर्म करते हैं। वहीं आपके अलग अलग डायमेंशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। माइक्रो फैक्टर भी होते हैं और मैक्रो फैक्टर भी होते हैं। इन दोनों पे ही आप ध्यान देते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो पे। तो ये अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग तरीके से मॉडर्न अप्रोच काम करती है। नेक्स्ट, मल्टी मोटिवेटेड। मल्टी मोटिवेटेड की बात करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन के ऊपर काम करने ज्यादा पसंद करेगी, या वो जब भी बेहतर डेवलप हो सकती है जब वो किस चीज के ऊपर काम करे? अपने एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन के ऊपर। ठीक है, अब ये एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन खाली इकलौता साथ में काम नहीं करता, इसके साथ काम करती है ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल। ठीक है, गुडविल होती है आपकी मार्केट में एग्जिस्टेंस क्या है, वर्थ क्या है, आपकी इतने सालों की जो कमाई हुई इज्जत है, जो लोगों की नजर में आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, वो आपकी गुडविल होती है। साथ में रिलेशन। ठीक, आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन। ठीक है, और लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। देखिए, ये सभी चीज आपके मोटिवेशन फैक्टर के साथ जुड़ी हुई है। एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा तो वो सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, और वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन और ग्रोथ में अहम रोल अदा करेगा। उसके रिलेशंस बेहतर होंगे और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक गुडविल क्रिएट करेगा वो मार्केट के अंदर, राइट। चलिए, नेक्स्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन मेटेरियलिस्टिक भी काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, और साथ में वो सोशल भी काम, सोशलाइज होके भी काम करता है। ठीक है, बहुत डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, तो उसके पास अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं। वहां प्रोडक्शन में भी ध्यान दे रहा है यानी मटेरियल पे भी ध्यान दे रहा है, रिलेशनशिप पे ध्यान दे रहा है यानी सोशलाइज होने में ध्यान दे रहा है। तो हर एक अप्रोच अलग तरीके से वर्क करती है। देन
मल्टीवेरिएट क्या होता है भैया? मल्टीवेरिएट होता है, देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में दो वेरिएबल काम करते हैं। कितने वेरिएबल काम करते हैं? 2। कौन कौन से? एक वेरिएबल होता है आपका डिपेंडेंट और एक होता है आपका इंडिपेंडेंट, राइट? तो दो तरीके के आपके काम करते हैं यहाँ पर। तो ये इंडिपेंडेंट होता है, ये एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट होता है, उसके सेल्फ डिपेंडेंट होता है, ठीक है? एम्प्लॉय चाहेगा, एम्प्लॉय वर्क करेगा, एम्प्लॉय की लॉयल्टी के ऊपर वर्क करता है। जैसे हम बात कर लें, एम्प्लॉय की लॉयल्टी है, वो इंडिपेंडेंट है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसको उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, आपसे पॉजिटिवली वर्क करवा सकते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे सकते हैं, बट एम्प्लॉय की लॉयल्टी ये इंडिपेंडेंट होती है। वहीं डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं आपके, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो गई, ये डिपेंडेंट है, जैसा वर्क करेंगे उसी तरीके से आपकी ग्रोथ आपके सामने प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट, अडेप्टिव। अगर अडेप्टिव की बात करें तो मॉडर्न जो हमारी अप्रोच है, जैसे हमने बताया, ये फ्लेक्सिबल होती है, तो ये इजीली अडेप्टिव होती है, ये हर सिचुएशन में खुद को अडेप्ट कर लेती है और सिचुएशन वाइज ही आपको रिजल्ट प्रोवाइड करती है। देन प्रोबेबिलिस्टिक। प्रोबेबिलिस्टिक देखिए हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अब किस मेथड को किस सिचुएशन में चुना जाएगा, ये इट डिपेंड्स ऑन, समटाइम्स प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे होती है। आप रैंडम भी चूज करते हैं, हालांकि आप हर चीज को एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग ही अपना क्या कहते हैं अप्रोचेज या अपना मेथड को सिलेक्ट करते हैं। बट जैसे हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन या मार्केट या कुछ भी आप मैनेजमेंट सिस्टम कह लें, कुछ ना कुछ उसमें अनसर्टेनिटी का फैक्टर वर्क करता है। अनसर्टेनिटी मतलब कोई भी चीज कभी भी हो जाए, जैसे भूकंप, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज अनसर्टेन, आप उसके बारे में जानते ही नहीं है कब वो हो जाए। ऐसी कुछ सिचुएशंस को आप प्रोबेबिलिटी के आधार पर ही उस पर डिसीजन लेते हैं, रैंडमली जिसको हम कह लें अगर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, इसकी हम पहली थ्योरी पढ़ते हैं, जो हमारी पहली अप्रोच है वो है क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट अप्रोच, ठीक है? तो ये क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट अप्रोच क्या कहती है? दैट अप्रोच टू द मैनेजमेंट यूजेस स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक, यानी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का, सॉल्व करने के लिए जब हम स्टैटिकल टूल्स, स्टैटिकल टेक्निक्स, मैथमेटिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने लगते हैं, वो हमारी क्वांटिटेटिव अप्रोच कही जाती है। इसे हम ऑपरेशनल रिसर्च और ऑपरेशन एनालिसिस के तौर पे भी जानते हैं या पहचानते हैं, ठीक है? द क्वांटिटेटिव थ्योरी क्या कहती है? इट इज कंसिडर द सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। देखिए ये जिस चीजों के बारे में हम बात करते हैं, ये पहले हम मैनुअली करते थे, थोड़ी ये चीजें डिफिकल्ट होती थी, हम पूरे ग्राफिकल को, हर चीज को हाथों से बनाते थे, डाटा को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, फिर उसको अंडरस्टैंड करना, इजीली उसका इंटरप्रिटेट करना उसे इजी लैंग्वेज के अंदर, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स काम हो जाता था। जैसे हमने बताया ना शुरू में कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है? बट अगर हम कंपैरेटिवली करें आज के सिनेरियो में, आज के मॉडर्न एरा के इस एनवायरनमेंट में हम देखें, हमारे पास एन नंबर ऑफ टूल्स आ गए हैं, एन नंबर्स ऑफ मेथड्स आ गए हैं, एन नंबर्स ऑफ इक्विपमेंट्स हैं, जिसकी मदद से हम इन चीजों को इजीली कर पाते हैं। जैसे कंप्यूटर में कर लेते हैं हम सब चीजों को, स्टैटिकल डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कितना आसान हो गया है, पाई चार्ट वगैरह सब चीजों को इजीली बनाना, शेड्यूल करना, इन्वेंट्री कंट्रोल करना, इन्वेंट्री पे नजर रखना, हर टाइमली। इवन अब वो इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि आप बस उसमें सेट कर देते हैं कि जैसे ही इन्वेंट्री हमारी इस पर्टिकुलर लेवल पे कम कम हो, हमें एक मैसेज आ जाएगा, हमें वो वार्न कर देगा, और या फिर खुद ही, यानी सिस्टम इतना ज्यादा डिपेंडेंट अपना आप ही हो चुका है, सेल्फ डिपेंडेंट हो चुका है, वो खुद ही ऑर्डर कर देता है, एक सेल्फ जनरेटेड ईमेल सिस्टम भेज देता है कंपनी को, जहां भी रॉ मटेरियल आपका आ रहा है, तो यहाँ आपका एक बेस, प्रोडक्शन बेस नहीं टूटता है कहीं भी, ठीक है? तो यहाँ पर जो ह्यूमन एरर होने के चांसेस थे वो बहुत ही ना के बराबर होते जा रहे हैं। क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट अप्रोच इज यूज्ड टू एनहांस डिसीजन मेकिंग, किस लिए? देखिए जब हम क्वांटिटेटिव टूल्स का यूज करते हैं तो हमारे पास इजी और क्लियर कट एक पिक्चर होती है अपनी प्रॉब्लम्स की, तो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग भी उतना ही आसान हो जाता है, क्योंकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशंस को। एज वेल एज टेक्निक इंक्लूडिंग कंप्यूटर सिमुलेशंस, इंफॉर्मेशन मॉडल, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल, स्टैटिक्स, ये बहुत सारे मेथड्स, तरीके हैं जिनसे हम स्टैटिकल डाटा, मैथमेटिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा को इजी और अंडरस्टेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके समझ सकते हैं।
डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है किस चीज में? क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट अप्रोच इन दी प्लानिंग एंड कंट्रोल। देखिए आपको क्यों जरूरत है इस डाटा को इजी और कन्वीनियंट करके समझने के लिए, ताकि आप प्लान कर सकें। आप जब तक फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड अपना फोरसाइट नहीं रखेंगे, अपनी दूरदृष्टि जिसे हम कहते हैं नहीं रखेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर प्लान नहीं प्रिपेयर कर सकते। अब प्लान प्रिपेयर नहीं होगा तो कंट्रोल कैसे करेंगे आप? अब जैसे हमने बताया था जब कंट्रोलिंग के बारे में, कंट्रोल सिर्फ यहाँ पर पोजेसेस द पावर, यानी कि पावर को पोजेस करना ही नहीं होता या उसको होल्ड करना ही नहीं होता। यहाँ पर होता है एक पूरा एवोल्यूशन, सॉरी पूरा प्रोसेस को चेक करना, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग पूरी हायरार्की को मेंटेन करके रखना, उसका ओवरव्यू फॉलो अप करना, वहां से आने वाली दिक्कतों को एलिमिनेट करना। तो ये सब काम हम कंट्रोल में करते हैं। इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल, एक स्टैटिकल फॉर्म चाहिए, इजी अंडरस्टेबल फॉर्म चाहिए, जो हमारे सारे डाटा को कंप्राइज करके और इजीली हमारे सामने प्रेजेंट कर सके। ठीक है, ये हम खासकर शेड्यूलिंग में, क्वालिटी कंट्रोल में और बजटिंग में सबसे ज्यादा इन चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी ब्रांचेस ऑफ, अगर हम क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट की बात करें तो 4 हमारी ऐसी ब्रांचेस होती हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस और काम करा जाता है। मैनेजमेंट साइंसेस, ऑपरेशन मैनेजमेंट, MIS जिसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, और एक TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इन 4 ब्रांचेस को बहुत ज्यादा क्वांटिटेटिव, या हम कहें कि ये चारों ही हमारी ब्रांचेस क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर बेस्ड होती हैं। इसलिए इन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इजियर मेथड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हम यहाँ से करते हैं। आगे चल के देखते हैं, कुछ हमारे मेथड्स होते हैं जिन मेथड्स को अप्लाई करते हैं हम क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट के अंदर। तो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, सैम्पलिंग एनालिसिस है, कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस है, टाइम सीरीज एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस है, वेरिएंस एनालिसिस है, स्टैटिक क्वालिटी कंट्रोल है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, PERT, CPM, नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, ये नेटवर्क एनालिसिस में ही आती है PERT और CPM। ठीक है, ये आपने QT में पढ़ा होगा अगर याद हो तो, क्रिटिकल पाथ मेथड एंड प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। Then break even analysis, waiting line, queuing queuing theory, cash benefit analysis और decision tree। ठीक है, ये हमने मैनेजमेंट में भी पढ़ा, डिसीजन ट्री। तो ये कुछ हमारे मेथड्स या टेक्निक्स आप कह सकते हैं। इन टूल्स का इस्तेमाल करके हम अपने क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट डाटा को एक बेहतर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी थ्योरी आती है सिस्टम अप्रोच। देखिए जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि मॉडर्न अप्रोच की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि वो सिस्टमाइज्ड होता है, एक सिस्टम के तौर पे अपना आपको ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करता है। अब ये सिस्टम अप्रोच, जैसे हमने बात करा कि हमारे पास बहुत तरीके के, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम बात करें सिस्टम अप्रोच की, अगर बात करते हैं कि हमारे पास बहुत तरीके के सिस्टम्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम बहुत तरीके के मेथड्स को यूज करते हैं। अब कौन सा मेथड कहाँ एप्लीकेबल होगा, किस तरीके से वो आपको प्रेजेंट करके देगा, इन चीजों को हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। तो इन्हीं सिस्टम में जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास हमने बात करे थे कि 5 एलिमेंट्स होते हैं। इन 5 एलिमेंट्स का इफेक्ट 4 पे, जो शुरुआती हमारे, सॉरी, जी, इन 4 का जो है, यानी कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड फीडबैक। ठीक है, इन 4 का जो इम्पैक्ट जो डालता है, इन चारों के ऊपर इम्पैक्ट, वो आपका 5वां होता है, यानी कि एनवायरमेंट होता है। ये एनवायरमेंट हमारे 5 तरीके के होते हैं। पेस्ट, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल, ये 5 हमारे इम्पैक्ट करते हैं, जो हमारे फीडबैक पे असर डालते हैं और हमारे पूरे सिस्टम की अप्रोच को रेगुलेट करने का भी काम करते हैं एक तरीके से। तो ये हमारा सिस्टम अप्रोच काम करता है इस तरीके से। बात कर लेते हैं सिस्टम क्या होता है। सिस्टम होता है, इट इज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड एलिमेंट। बहुत सारे तरीके के अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग सब डिपार्टमेंट है, सब पार्ट्स हैं, ये सब एक साथ मिलके जब काम करते हैं और एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, दैट इज सिस्टम। आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सिस्टम है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लोग, अलग अलग माइंडसेट के लोग, अलग अलग मेथड्स के साथ अलग अलग तरीके के काम परफॉर्म कर रहे हैं।
वेरियस एन नंबर्स ऑफ टास्क ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करे जा रहे हैं, हर टास्क को एन नंबर ऑफ मेथड्स के थ्रू उसको परफॉर्म किया जा रहा है, हर एक के ऊपर एन नंबर ऑफ बॉसेस हैं, एन नंबर ऑफ उसके अंदर वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, लेकिन ये सब इंटरकनेक्टेड है। फाइनेंस वाला ये नहीं कह सकता कि मुझे मार्केटिंग वाले से मतलब नहीं है, एचआर वाले से मतलब नहीं है, दे ऑल आर कनेक्टेड, सबकी रिक्वायरमेंट है, हर डिपार्टमेंट हर चीज को है। अगर फाइनेंस वाला उनका फंड वहां पे रिलीज करने का काम करता है एचआर वालों का, तो एचआर वालों से उसकी भी तो रिक्वायरमेंट है। उसे अगर फाइनेंस में अपॉइंटमेंट चाहिए, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस को रेगुलेट करना है, तो वो एचआर डिपार्टमेंट की हेल्प से करेगा। मार्केटिंग के बंदे को बताएगा आपका बजट कितना है, मार्केटिंग के बंदा अपने बजट को उसके अनुसार ही मार्केट में परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, अलग अलग स्ट्रेटेजीज को अडेप्ट करेगा, प्रमोशनल इवेंट्स को परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो ये सिस्टम क्या है, एक बड़ा सा पेड़ होता है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारे पत्ते हैं, बहुत सारे उस पर फल निकलते हैं, बहुत सारे उसमें फूल निकलते हैं, लेकिन ये सब एक ही साथ काम कर रहे हैं, ये एक ही बेसिक रूट, जो ऑर्गेनाइजेशन एक रूट होती है उसके साथ जुड़े हुए हैं सारे। सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट क्या कह सकते हैं, ये देखिए सबसे न्यूली डेवलप्ड अप्रोच है, और ये 1960s में एग्जिस्टेंस में आई थी, जिसे चेस्टर आई बर्नेट, हर्बर्ट ए साइमन और वेरियस, इसमें हम देखिए ये जितनी भी हम मॉडर्न अप्रोचेस पढ़ रहे हैं, इनमें से किसी में भी हम ये नहीं कह सकते कि इनको इन्हीं लोगों ने फाइंड आउट करा है या दिया है। जैसे हम कहते थे साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर ने दी है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग आए, हर एक ने उसमें मॉडिफिकेशन करा, हर एक ने अपनी थ्योरी, अपने मेथड्स को यहाँ पर प्रेजेंट किया, उसको अप्लाई करा अपने मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, वो वहां पर कामयाब हुए, उन्होंने उसको बेहतर समझा, दूसरे आए उन्होंने दूसरे को बेहतर समझा। तो हमारे पास मॉडर्न अप्रोचेस क्या कहती है, ये सिचुएशनल बेस्ड है, जैसी सिचुएशन वैसे डिसीजन, वैसे ही वहां पर मेथड यूज होगा, वैसी अप्रोच यूज होगी। आप कोई जैसे रूल ऑफ थंब वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना साइंटिफिक में, कि आप वो उसको पकड़ के नहीं रहोगे एक ही कॉन्सेप्ट को, हमें क्या हम पे इसी लकीर खींच दिए तो इसी पे चलेंगे, नहीं, सिचुएशन चेंज होगी, डायनेमिक है ना, सिचुएशन चेंज होगी तो हम भी चेंज होंगे, हम चेंज नहीं होंगे तो मार्केट किक आउट कर देगा हमें। आपको मार्केट में बने रहना है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है, ठीक है, यही इवोल्यूशन का पार्ट है। दिस सिस्टम अप्रोच लुक अपॉन द मैनेजमेंट एज अ सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड होल मेकअप ऑफ सब सिस्टम, यही मैंने अभी बात करी थी ना, डिफरेंट सब सिस्टम्स होते हैं जो इंटीग्रेटेड होकर काम करते हैं और यूनिटी के साथ काम करते हैं विद एन ऑर्डरली टोटली, ठीक। द अटेंशन शुड बी गिवन सो ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम रादर देन द इफेक्टिवनेस ऑन सब सिस्टम। यहाँ पर आइसोलेट नहीं करा जाता किसी भी सब सिस्टम को, ठीक। जैसे किसी कॉलेज के अंदर बीबीए चल रहा है, बीसीए चल रहा है, बीएड चल रहा है, तो यहाँ पर किसी खाली अगर बीएड के सबसे ज्यादा एडमिशन आ रहे हैं या बीबीए के सबसे ज्यादा एडमिशन आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे कि बीसीए को नेग्लेक्ट कर दिया जाए। यहाँ पर किसी भी सिस्टम को आइसोलेशन में नहीं डाला जाता, यहाँ पर किसी भी सिस्टम पे कंप्लीट फोकस नहीं करा जाता, यहाँ पर हर एक सिस्टम का अलग ही इफेक्टिवनेस को समझा जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसे परफॉर्म करवाया जाता है काम को। तो ये किस चीज पे, इंटर रिलेटेडनेस, इंटर डिपेंडेंस के ऊपर ये डिपेंड होकर काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में। सिस्टम अप्रोच एक कॉन्सेप्चुअल बेस प्रोवाइड करता है, बेसिक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, ताकि आप बेहतर सिस्टम को स्टैब्लिश कर सके ऑर्गेनाइजेशन में। किस लिए स्टैब्लिश करेंगे भैया, प्लानिंग के लिए करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग के लिए करेंगे, डायरेक्टिंग के लिए करेंगे और कंट्रोल करने के लिए करेंगे। तो जितने भी बेसिक मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए आपको एक मैनेजमेंट का सिस्टम चाहिए एज अ बेस के तौर पे। सिस्टम गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, सिस्टम आपको एक गोल प्रोवाइड करता है, सिस्टम ही होता है जो एक मेथड आपको समझाता है कि आपके लिए कौन सा यूजेबल है, ठीक है। फीचर्स बात कर लेते हैं, जल्दी देख लेते हैं। देखिए सबसे बढ़िया फीचर तो इसका यही है कि सारे जितने भी सब सिस्टम होते हैं एक सिस्टम के अंदर, सिस्टम अप्रोच में जब काम करते हैं, वो दे आर म्यूचुअली रिलेटेड, एक दूसरे के साथ, सभी एक साथ म्यूचुअली रिलेटेड। एक होता है रिलेटेड होना जबरदस्ती, कि आपके कुछ रिश्तेदार हैं, आप पसंद नहीं करते खामा खा, लेकिन रिश्तेदार हैं तो उनका कुछ कर नहीं सकते आप, ठीक। एक होते हैं म्यूचुअल, आप खुद चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, आप एक दूसरे को प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, तो आप पसंद करते हैं कि आपके साथ उनकी कनेक्टिविटी बनी रहे, आप रेगुलर बेसिस पे टच में रहें, वो आपके घर आए, आप उनके घर आए, यू बोथ क्रिएट अ हार्मनी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये सिस्टम होता है जहां म्यूचुअली रेस्पेक्टेड और रिलेटेबल ईच अदर लोग हो या सिस्टम हो, सब सिस्टम हो, ठीक है। द सब पार्ट शुड बी स्टडीड इन देयर एंटर रिलेशनशिप रादर देन आइसोलेशन, ये हमने बात करती ना, आइसोलेशन में नहीं डाला जाता। आइसोलेशन का मतलब होता है कि अलग थलग कर देना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक बाउंड्री प्रोवाइड करने का काम करता है जो सिस्टम के द्वारा अलग करी जाती है। सिस्टम बताता है
कि आपकी बाउंड्रीज कहाँ तक पहुंचेंगी और कितना आप उनको हटा सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्योंकि सिस्टम है जो परफॉर्म करता है। ऑर्गेनाइजेशन को आप ये सोच सकते हैं एक हार्डवेयर है, लेकिन सिस्टम उसका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिस्टम ही है जो चलाएगा। इट डिटरमाइंस विच पार्ट आर इंटरनल एंड विच पार्ट आर एक्सटर्नल। ऑर्गेनाइजेशन एक कंप्लीट आपको दिखता है पूरा। ठीक है, आपको कंप्यूटर बाहर से पूरा एक ही दिखता है ना, कि आप जब अपने सिस्टम पे काम करते हैं तो आप, कोई आपका दोस्त अगर पूछे या फैमिली मेंबर पूछे भाई क्या कर रहे हो, तो आप कहते हो मैं सिस्टम पे काम कर रहा हूँ। आप ये नहीं, आप उसको स्पेशली नहीं बताते मैं टैली पे काम कर रहा हूँ या एमएस वर्ड पे काम कर रहा हूँ, पावर पॉइंट पे, या एमएस हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट की नई वाली वो आई है थीम या जो भी, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसे नहीं कहते हैं, आप यहाँ पर स्पेशलाइज एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटीग्रेटेड फॉर्म बताते हैं। ठीक, वही सिस्टम क्या काम करता है, सिस्टम सेपरेट काम करता है कि इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, परफॉर्मेंस के ऊपर, मैक्रो क्या है, माइक्रो क्या है। ठीक, इंटरनल, आपके इंटरनल लोग कौन है, एम्प्लॉय है, मैनेजमेंट है, बहुत सारे और भी चीजें हैं, इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है, ये सब इंटरनल फैक्टर्स काम कर रहे हैं। एक्सटर्नल पॉलिटिकल हो गया, कॉम्पिटिटर हो गया आपका, हम कह लें कि ट्रांसपोर्टर हो गया, आपके डीलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, होलसेलर्स हो गए, एंड नंबर ऑफ पीपल्स आर देयर। ठीक है, सिस्टम क्या है, जैसे हमने बात करा था, इनपुट लेता है और आउटपुट प्रोवाइड करता है। लेकिन इसी आउटपुट पे इफेक्ट किसका पड़ता है, इसी प्रोसेस पे इफेक्ट किसका पड़ता है भैया, एनवायरमेंट का। ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंट में क्या जाता है, इन दी फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के तौर पे ही आपका ये आउटपुट जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए भले ही आउटपुट हो, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए क्या है, ये गुड्स और सर्विसेज हैं, यही काम करती हैं। राइट, एवरी सिस्टम इज अ सुपर सिस्टम, इज अ पार्ट ऑफ सुपर सिस्टम। देखिए हर सिस्टम किसी ना किसी बड़ी चीज का पार्ट है। ठीक है, आप अपने घर में छोटे होंगे लेकिन किसी बड़े पार्ट के, बड़ी चीज के हिस्से हैं। बड़े पेड़ में से ही छोटे जो फल हैं निकल के आ रहे हैं, उसी की ब्रांचेस हैं, उसी के अलग अलग आप कह सकते हैं आजकल तो बोनसाई भी बन रहे हैं, छोटे छोटे पेड़ बन रहे हैं। ठीक है, तो हर एक सुपर सिस्टम का एक सिस्टम अपना होता है, एक अपना इंडिविजुअल वर्किंग सिस्टम होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हमने बात करते हैं सिस्टम में, अच्छा दो तरीके के सिस्टम को और समझिए। सिस्टम कौन कौन से हमारे होते हैं, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो ओपन सिस्टम होता है जहां आप इजीली इंटरेक्टिव हो, दैट एनवायरमेंट विच प्रोवाइड यू इंटरेक्शन विद ईच एंड एवरीवन, हर एक के साथ इंटरेक्शन प्रोवाइड कराएगा। ठीक, डायनेमिक होगा, चेंजेबल होगा, सब कुछ होगा। क्लोज आपकी सुनेगा ही नहीं है, एक ब्लॉक है, एक रोड ब्लॉक है, खाली दीवार के सामने खड़े होकर बोलते रहना। क्लोज सिस्टम है, कोई फायदा नहीं होता। चलिए, मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू रेगुलेट एंड एडजस्ट द सिस्टम टू सिक्योर बेटर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए मैनेजमेंट क्या करता है, रेगुलेट करता है सिस्टम को, एडजस्ट करता है सिस्टम के अकॉर्डिंग भी, ताकि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर जनरेट हो। आई होप अभी तक ये दो आपकी जो अप्रोचेस हैं समझ में आई हैं। चलिए हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं हमारी। देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, क्योंकि ये थर्ड जो है हमारी कंटिंजेंसी अप्रोच है। अब ये कंटिंजेंसी अप्रोच आपको आगे लीडरशिप वगैरह में पढ़ने की मिलती है, वो कंटिंजेंसी मॉडल है। इससे थोड़ा सा मिक्स मत कर दीजिएगा। दैट इज कंटिंजेंसी मॉडल, ये कंटिंजेंसी अप्रोच है। हालांकि अगर बेस कहें तो दोनों का सेम ही है, दोनों ही सेम बात करती हैं। ये भी यही बात करेगी कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमको अपनी अप्रोच या अपनी थ्योरी, अपना मेथड, अपनी टेक्निक लेनी है। और वो भी वही कहता है, अगर कंटिजेंसी मॉडल की बात करें कि एक लीडर को किस तरीके का लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए, कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये तो बहुत सिंपल है, इजी, खत्म। जैसी सिचुएशन होगी वैसा देख लेंगे भैया। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए सबसे पहली बात ध्यान रखिए, कंटिजेंसी अप्रोच को सिचुएशनल अप्रोच भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिचुएशनल अप्रोच। तो अगर एमसीक्यू आ जाए कि इसको और क्या कहा जाता है, तो सिचुएशनल वर्ड नाम याद रखिएगा। चलिए, तो ये लेटेस्ट अप्रोच है और ये करंट एग्जिस्टिंग है, अभी चल रही है, जो हम आज के हमारे इस एरा में देख रहे हैं, जो हमारे इस पूरी डेकेड में देख रहे हैं, यही वाली अप्रोच को फॉलो अप करा जा रहा है। और 1970 से 1970 के आगे से लगभग यही शुरू हो गई थी, जिन्होंने लगभग हम कह सकते हैं पहली बार अगर इसको ऑफिशियली यूज करने की बात करें या डेवलप करने की बात करें, तो JW लॉर्ड्स एंड PR लॉरेंस ने इसको क्रिटिकली एग्जामिन करने का काम करा था और डेवलप करने का काम करा था। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। हम सभी जानते हैं
हर इंसान की भी अलग अलग प्रॉब्लम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से राइज होती हैं और उनको अलग ही तरीके से हैंडल करने की डिमांड होती है। आप हर एक को एक ही तरीके से नहीं कर सकते। जैसे जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो हमने कितनी बार बात करी है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 लोग काम करते हैं, मान लीजिए 10 के 10 का मोटिवेशन फैक्टर अलग होगा, इन किसी का भी एक हो ही नहीं सकता। कुछ लोग होंगे जो फाइनेंस पैसे से होंगे मोटिवेट, आप उसको कमीशन दे दो, एक्स्ट्रा काम करने पे बोनस दे दो, ये चीज कर दो, उसको पैसा चाहिए, उसको और कोई मतलब नहीं है। एक होगा कि भैया मुझे रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है, मुझे सिर्फ रिवॉर्ड चाहिए कि मुझे प्रमोशन दे दो, पैसे वैसे की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं मैनेजर बन गया, टेरिटरी मैनेजर बन गया, सैलरी बढ़ी नहीं बढ़ी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई नहीं, रिवॉर्ड तो मिल रहा है। काम करा, काम के बदले आपको रिवॉर्ड दे दिया और कुछ दे दिया, इंसेंटिव या पर्क दे दिए कुछ थोड़े बहुत, ठीक है। रिकॉग्निशन, कोई कहेगा कि भैया मैं तो रिकॉग्निशन से होता हूँ। मैनेजर ने अगर 10 लोगों के सामने या पूरी टीम के सामने कह दिया भैया कंपनी ने अगर प्रोजेक्ट हासिल करा तो इसी बंदे के वजह से हासिल करा है, तो लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है उस चीज से। तो ये इस तरीके से काम करती है। तो कंटिजेंसी अप्रोच भी क्या कहती है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से अलग अलग सॉल्यूशंस को सॉल्यूशंस को अप्लाई करने का डिमांड होती है उसकी। तो जैसी सिचुएशन की डिमांड होगी वैसे ही आपकी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, उसकी अप्रोचेस को, टूल एंड टेक्निक्स को अडेप्ट करेंगे। फीचर्स की देख लेते हैं। कंटिजेंसी अप्रोच डज नॉट एक्सेप्ट द यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी। सबसे देखो मैनेजमेंट जब हम पढ़ते हैं आपको याद हो तो सबसे पहले फीचर क्या सुनने में आता है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। और ये आपको कुछ ऐसे वो फीचर्स होते हैं जो कहीं हर चीज में मिलेंगे, चाहे आप मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़ने ना कुछ भी, जैसे डायनेमिक हो गया, यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो गया, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको हर जगह देखने को मिलेंगी। बट कंटिजेंसी अप्रोच कहती है कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल तो कुछ भी हो ही नहीं सकता इसके अंदर। अभी हमने बात करी ना सिचुएशन जैसी होगी, तो हर इंसान की, हर जगह की, हर कंट्री की, हर रिलेशनशिप की, हर एक की एक अलग सिचुएशन होती है, ठीक है। कोर्ट में जाएंगे तो 10 लोग अगर तलाक लेने आए हैं, 10 के रीजन अलग होंगे, है ना। किसके एक जैसे नहीं होंगे कि सारे 10 के 10 एक ही कॉमन वो लेके बैठे हैं अपना, सबके अलग होंगे। चलिए, तो इट स्ट्रेसेस दैट देयर इज नो वन बेस्ट वे, कहते हैं किसी भी काम को करने का एक तो कोई पक्का और बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता। ये सिचुएशन के ऊपर है, ये मैनेजर के ऊपर है कि वो कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करे, ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करे, प्रॉपर स्ट्रेटजीज को फॉर्म करे, पॉलिसीज को रेगुलेट करने का काम करे, प्लान्स को एग्जीक्यूशन में लेके आए। ये अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टेंसेस होगा, जैसा एनवायरमेंट, जैसी सर्कमस्टेंसेस, जैसे आपका सिचुएशन, वैसे ही आपका अप्रोच। दूसरा, मैनेजरियल पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस टू बी इफेक्टिव मस्ट एडजस्ट टू चेंज इन एनवायरमेंट। क्या कहा, ये एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आपकी पॉलिसी और प्रैक्टिसेस भी क्या है, इफेक्टिव होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के बेसिस पे इसीलिए तो बनती हैं, ठीक है। क्योंकि एनवायरमेंट चेंज भी हो तो माइनर चेंज होगा, और अगर जैसे हम अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर कहते हैं, तो अनसर्टेनिटी क्या हो तो आप कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकते। अनसर्टेनिटी एक ऐसा फैक्टर है जिसके लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं। भूकंप के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं कि भाई भूकंप आएगा, तो जैसे जापान में क्या है, ज्यादातर वहाँ घर क्या है, लकड़ी के बने हुए हैं, तो भूकंप वहाँ आए दिन आते रहते हैं, तो नुकसान होता भी है, तो लोग जल्दी से उसको रिकवर कर जाते हैं, जल्दी से बना लेते हैं घर को, या नुकसान कम होता है, जान माल का नुकसान कम होता है। भाई लोहे के नीचे कोई आदमी दबा रहे और लकड़ी के नीचे दबा रहे, तो लकड़ी को हटाना थोड़ा इजी और कन्वीनियंट हो जाता है एज कम्पेयर टू आयरन। तो ये उसी तरीके से पॉलिसीज भी देखी जाएंगी। थर्डली, इट शुड इम्प्रूव डायग्नोस्टिक स्किल। कंटिजेंसी अप्रोच का एक हम जो बढ़िया फायदा देख सकते हैं, फीचर देख सकते हैं, कि ये डायग्नोस बहुत अच्छा कर लेता है। बीमारी देखो, वो डॉक्टर ही कामयाब है जो बीमारी को डायग्नोस पहले और इजियर सबसे पहले कर ले। वो नहीं कि जो अच्छी अच्छी या महंगी महंगी दवाइयाँ लिखता है, बेहतर बेहतर कंपनी, उसके बहुत इक्विपमेंट बढ़िया है। जरूरी नहीं है एक छोटा सा अगर अपनी दुकान लेके भी बैठा है लेकिन उसका डायग्नोसिस बहुत अच्छा है, वो इंसान का नर्व्स पकड़ के ही पहचान जाता है, हार्ट बीट देख के ही पहचान जाता है कि सिस्टम के अंदर कहाँ किस जगह पे दिक्कत चल रही है, ठीक है। तो वो ज्यादा बेहतर डॉक्टर होगा रादर देन वो जिसके पास एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में बैठा है, सब इक्विपमेंट्स हैं सारे, आपको पहले 20,000 के टेस्ट कराने के बाद फिर कह रहा है कि बीमारी अभी भी पकड़ में नहीं आ रही, है ना। इंजेक्शन महंगे वाले देने के बाद भी कह रहा है कि भैया गारंटी नहीं ले सकता, तो भैया ऐसे डॉक्टर का क्या फायदा, थ्रो हिम आउट। चलिए, तो ये क्या कह रहे हैं,
कि डायग्नोस करता है कंटिंजेंसी अप्रोच। हर सिचुएशन को जब हम एनालाइज करते हैं, हर सिचुएशन में अलग अलग अपने मेथड्स को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए रेडी रहते हैं, तो यानी कि हमारी डायग्नोस्टिक स्किल्स भी बेहतर हैं और होनी भी चाहिए। नहीं होंगी तो कभी भी आप उन एनवायरमेंटल चेंजेस को कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजर शुड हैव सफिशिएंट ह्यूमन रिलेशन स्किल्स टू अकोमोडेट एंड स्टेबलाइज चेंज। चेंज को अडेप्ट करना और चेंज को अडॉप्ट करना, ये दोनों, अडॉप्टिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। जैसे अगर मैं अडॉप्ट और अडेप्ट का एग्जांपल दूं कि आपने किसी अनाथ बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, आपने अडॉप्ट कर लिया, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली, लेकिन अडेप्ट नहीं कराया अभी तक आपने। अडेप्ट कब करेंगे? जब दिल से उसको बेटा मानने लगेंगे, दिल से बेटी मानने लगेंगे, मन में वो वाला फैक्टर नहीं रहेगा कि गोद लिया हुआ है। जब आप अडेप्ट हो जाएंगे, उसके बिना नहीं रह पाएंगे, आपकी अडेप्टेबिलिटी में आ जाएगा, आपके जीवन के पूरे हिस्सों में आ जाएगा, तब आप कह सकते हैं कि ये हमने अडेप्ट कर लिया, अडॉप्ट भी करा है, अडेप्ट भी करा है। तो इसी तरीके से आपका कंटिंजेंसी क्या करता है कि मैनेजर को अपने ह्यूमन रिलेशन स्किल्स को इतना ज्यादा सफिशिएंट और बेहतर रखना चाहिए कि वो हर सिचुएशन को, हर चेंज को स्टेबलाइज भी कर ले, संभाल भी रहे, है ना, और अकोमोडेट भी कर ले, उसके अकॉर्डिंग भी वो उसको यूज कर ले। Finally, it should apply the contingency model in designing the organization, developing its information and communication system. लीडरशिप स्टाइल, प्रिपेयरिंग सूटेबल पॉलिसीज। क्या काम करता है? सिचुएशंस होंगी तो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स देखने को मिलेंगी, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स में आप काम करेंगे, डिफरेंट पॉलिसीज बनाएंगे, स्ट्रेटजीज बनाएंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग मेथड्स को यूज करने का जो काबिलियत आपको कंटिंजेंसी अप्रोच देती है, रूल ऑफ थंब में नहीं चलती। एक इवोल्यूशन देख लेते हैं, सॉरी इवेल्युएशन देख लेते हैं। तो आप अगर कंटिंजेंसी या सिचुएशनल अप्रोच को इवेल्युएट करने की बात करें तो दिस अप्रोच टेक अ रियलिस्टिक व्यू। ये मैनेजमेंट का असल में रियलिस्टिक व्यू तो यही देता है। ठीक है, हर जगह साइंटिफिक मेथड नहीं लगते, हर जगह एडमिनिस्ट्रेटिव के प्रिंसिपल्स काम नहीं आते, हर जगह यूनिटी इज स्ट्रेंथ वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। ठीक, हर जगह नहीं होता एस्पेक्ट डिकॉप्स कह के आप अगर निकल जाओ, डिसेंट्रलाइजेशन कहो, सेंट्रलाइजेशन नहीं भाई। इट्स totally and completely depend on the situation, the circumstances, the internal and external environment that affect the organization. It discard the universal validity। वही पहला वाला पॉइंट जो हमने बात करा था, यूनिवर्सली तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता इसमें। फिर हाँ, अगर इसका इवेल्युएशन देखें, क्या इवेल्युएट करके हमें पता लग जाए that executives are advised to be situation oriented। स्टीरियोटाइप नहीं बनना किसी भी मैनेजर को, किसी भी एग्जीक्यूटिव को, यहाँ पर सिचुएशन ओरिएंटेड पर्सन बनना है। स्टीरियोटाइप पता है क्या होता है? स्टीरियोटाइप होता है जब आप किसी के प्रति धारणा बना लेते हैं बिना उस सिचुएशन को देखे, बिना उस इंसान को जाने, बिना उसकी माइंडसेट को जाने। ठीक, फॉर एग्जांपल आपके सामने मान लो एक लड़का आए, बाल स्पाइक्स हैं, उन्हें पर्पल कलर का कलर करा रखा है, जींस पटी हुई है, हाथों में 10-12 वो स्कल वाली अंगूठी पहनी हुई है, चेन मोटी मोटी सी लटका के। ना उसने आपसे कुछ बोला है, ना बात करी है, ना मिसबिहेव करा है, ना बदतमीजी करा है, लेकिन आप उसको देख के ही आप अपना एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लेते हो माइंड के अंदर, क्या भाई, कि लड़का बेकार ही होगा, नालायक होगा, काम का नहीं होगा, आवारा होगा, छिचोरा होगा, चरसी होगा, अननेसेसरी आप उसके अंदर बहुत सारे ले सकते हैं। जैसे सरदारों को लेकर, सरदार चाहे बचपन से साउथ इंडिया में पला हो, उसे पंजाबी बिल्कुल ना आती हो, लेकिन सर पे पगड़ी देखते ही आप उसे पंजाबी में खुद बात करने बैठ जाओगे, है ना, अथे उत्थे कित्थे चित्ते पाजी, खामा खा। तो स्टीरियोटाइप हम अपना आप ही करने लगते हैं लोगों को। विमेन्स आर वर्स ड्राइवर्स, है ना, ये स्टीरियोटाइप बना हुआ है ना, ये उसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। तो स्टीरियोटाइप नहीं होना है आपको, आपको सिचुएशन ओरिएंटेड पर्सन बनना है भाई। जब आप सिचुएशन ओरिएंटेड बनेंगे, आपका क्या फायदा होगा? यू बिकम इनोवेटिव, you become creative, you open the gate of your minds to easily understand the situation and to adapt that situation। आप लोगों को समझने लगते हैं, लोगों की वर्किंग को समझने लगते हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड दिस अप्रोच डज नॉट हैव थ्योरेटिकल बेस। इसका कोई थ्योरेटिकल बेस नहीं है, याद रखिएगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि ऐसे ही आपको करना है, लिखित प्रमाणित कोई प्रिंसिपल कोई वो नहीं है भैया इसका। जैसे सिचुएशन, मैं 20वीं बार शायद ये लाइन बोल चुका हूं कि जैसी सिचुएशन वैसे उसका अडेप्टेशन, यही इसका रस है, यही इसका सार है पूरी थ्योरी का। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट सीरीज हम किसी ना किसी इन्हीं टॉपिक पे फिर से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं
आप जुड़े रहिएगा। प्लीज लाइक दी वीडियो, कमेंट करिए, कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं, कोई हमारे कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हम मोटिवेटेड हों, हमारा भी एक मोटिवेशन फैक्टर है ना, तो हम मोटिवेट होंगे तो आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और लेके आ पाएंगे। सब्सक्राइब द चैनल प्लीज एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। थैंक यू।